इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे oogenesis की प्रोसेस को, कि फीमेल बॉडी के अंदर जो फीमेल गैमीट ओवम है वो कैसे बनता है। देखिए, जो प्रोसेस है oogenesis की, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझना भी काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो मेल के अंदर प्यूबर्टी आने पर शुरू होती है। इसके जस्ट अपोजिट जो oogenesis है, ओवम बनने की जो प्रोसेस है, वो एक फीमेल चाइल्ड में, एक बच्ची के अंदर, उसमें उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। यानी कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि एक बच्ची जब अपने माँ के पेट में होती है, तभी ये प्रोसेस उसमें शुरू हो जाती है। तो दिक्कत इस प्रोसेस को समझने में ये आती है कि जब ओवम बनता है तो उससे पहले आप नाम सुने होंगे और नाम आप पढ़ोगे बुक में अपनी, कि जो फॉलिकल्स हैं, जो oocytes हैं, ये नाम अलग-अलग आते हैं। तो बच्चे को, स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा फॉलिकल जन्म से पहले बना है, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन से फॉलिकल्स, oocyte जो है हमारे फीमेल चाइल्ड की बॉडी में जन्म से लेके प्यूबर्टी के बीच में बने हैं, और कौन से स्ट्रक्चर, फॉलिकल्स जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए, कोई डाउट आपको ना रहे, इस प्रोसेस को मैं 2 स्टेप्स में, 2 पार्ट में करके आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको आसानी समझ में आ जाए। पहले पार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि oocyte के जो ओगोनिया है उससे ओवम बनता है, तो कौन कौन सी सेल्स बीच में आएंगी, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, जन्म से पहले क्या था, बीच में क्या है, प्यूबर्टी आने पर क्या है, ये सब मैं पहले आपको बताऊंगा, जिससे कि एक क्रोमोसोम के बेसिस पे आपको पता लगेगा किस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है और कौन सा स्ट्रक्चर है। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, यानी कि उसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, टर्शरी फॉलिकल क्या है, और ग्राफियन फॉलिकल क्या है। और इन दोनों को पढ़ने के बाद इसी बीच में ही क्या करेंगे, इन दोनों को लिंक करने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल में कौन सा oocyte है, प्राइमरी oocyte है कि सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सा oocyte है कि प्राइमरी oocyte है कि सेकेंडरी है, टर्शरी में कौन सा है, ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा oocyte होगा, सेकेंडरी होगा कि प्राइमरी oocyte होगा। इस तरीके से हम देखेंगे। जोना पेलुसिडा कब बनेगी, ये हम देखेंगे। तो एक एक स्टेप करके, एक एक चीजें हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक एक चीज जो है ध्यान से यहाँ पे देखनी है। मेरी गारंटी है एक एक स्टेप, एक एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि oogenesis क्या है। देखिए, oogenesis हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। जो ओवम बनता है, ओवम क्या है हमारा, ओवम है फीमेल गैमीट। जो फीमेल गैमीट है उसकी बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है तो इसलिए हम कितने बोलते हैं इसमें, इसमें क्रोमोसोम हमारे हैं 23। ठीक है, 23 क्रोमोसोम होंगे। और ये बनता किससे है, आप बोल सकते हो कि ओगोनिया से बनता है। ओगोनिया, ओगोनिया कैसी है, डिप्लॉयड होती है 2n = 46 क्रोमोसोम। अगर मैं बोलूँ तो 44 + XX आप कह सकते हो। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 22 + X क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस बनेगी किससे, ये प्रोसेस जो होगी ये मियोसिस के थ्रू बनेगी। आप चाहे तो यहाँ ओगोनिया जो है, ओगोनिया हम जब पढ़ेंगे तो प्रिमोर्डियल जर्म सेल, जो कि एक तरह से इमेच्योर ओगोनिया है, उससे पहले ओगोनिया बनती है, और उस ओगोनिया से मियोसिस होने के बाद में ओवम बनता है, फीमेल गैमीट। इसी प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम ओगोनिया, या फिर कह सकते हैं फ्रॉम प्रिमोर्डियल जर्म सेल, इज कॉल्ड oogenesis। और ये स्टार्ट कब होती है, ये प्रोसेस स्टार्ट कब होती है, ये स्टार्ट होती है इन एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल जो पीरियड होता है उस टाइम पर ये स्टार्ट होती है। यानी कि जब एक बच्ची अपने माँ के पेट में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, लगभग 4 से 5 महीने की जब प्रेगनेंसी होती है, तब उसके अंदर, उस बच्ची की ओवरी के अंदर, 5 महीने के आसपास की जब बच्ची होती है, तो उसकी ओवरी के अंदर ये जो प्रोसेस है oogenesis की स्टार्ट हो जाती है। तो यहीं पर हम सारी चीजें देखेंगे कि 45 से 50 तक जो है, एक जो लेडी होती है उसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो क्यों रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों रुक जाती है उसकी, उसका आंसर भी यहीं पर पढ़ते हुए मिलेगा।
तो यहाँ पर हम oogenesis में हम क्या पढ़ेंगे, इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल ओवम हमारा, इसमें हम oocyte के स्ट्रक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे कौन कौन से oocyte बनते हैं ओवा तक बनने तक। भाई इसमें आएगा पहले प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और ये oocyte, प्राइमरी oocyte कब बनेगा, जन्म से पहले बनेगा कि जन्म से बाद बनेगा, सेकेंडरी oocyte कब बनेगा, ठीक है। ओवम कब बनेगा, ओवम बोलते किसको है, ठीक है। स्पर्म बनने के, स्पर्म आएगा तब जाके कौन सा डिवीजन कंप्लीट होता है। एक तो पार्ट ये पढ़ेंगे। दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है, फॉलिकल्स जैसे जैसे हमारा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। और सबसे मेन ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कैसे बनेंगे, उसमें ही लिंक करके देखेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल जो होगा उसमें कौन सा oocyte है। क्योंकि आपस में ये जो स्टेज है मैं अलग अलग करके जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सारी की सारी साथ साथ चल रही है, साइमल्टेनियस चल रही है कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सा oocyte होगा, टर्शरी फॉलिकल में कौन सा oocyte होगा कि प्राइमरी की सेकेंडरी है, ग्राफियन फॉलिकल में कौन सा होगा। इसको अलग लेके पढ़ेंगे, इसको अलग लेके पढ़ेंगे और कनेक्शन करते हुए चलेंगे साथ में। तो इसमें क्या है, आपको कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा सा डिटेल में लेके हमें यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल, ये किस तरीके से जन्म से पहले क्या चीज शुरू होती है, उससे कौन सा oocyte, उगोनिया से प्राइमरी oocyte कैसे बनेगा, सेकेंडरी oocyte कब कैसे बनेगा और कब कब बनेगा, जन्म से पहले, फिर जन्म से लेके प्यूबर्टी के बीच में, और प्यूबर्टी से फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब एक ये oocyte एंटर करेंगे तब क्या होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं इससे। देखिए जो एक फीमेल जो चाइल्ड है इंट्रायूट्रिन लाइफ में लगभग 20 से 25 हफ्ते की जब एज होती है उसकी, तब उसकी जो ओवरी है, ओवरी का जो मेन पार्ट है स्ट्रोमा, जहां पर हमारी उगोनिया मिलेंगी, और वहां पर बनती कैसे है, तो होता क्या है कि जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल आप बोल सकते हो कि जिससे ओवम उगोनिया बनेगी, या इसको आप उगोनिया भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी कैसी है, ये 2n = 46, इसमें भी क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्या करती है, आप चाहे तो इसको उगोनिया भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप प्रिमोर्डियल जर्म सेल लिख लीजिए, एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या करती हैं, ये माइटोसिस करती हैं और नंबर में बहुत ज़्यादा अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, नंबर में इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो नंबर में इंक्रीज हो चुकी है, अब इन को क्या बोलते हैं, उगोनिया कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो उगोनिया है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल की जगह आप उगोनिया भी लिख सकते हैं। 20 से 25 हफ्ते की जो लाइफ होती है वहां पर उगोनिया माइटोसिस करके अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं, और ये जो नंबर है इनका 6 से 7 मिलियन तक पहुंच जाता है। काफी ज्यादा नंबर होता है, 6 से 7 मिलियन तक जो है उगोनिया हमारी इंट्रायूट्रिन लाइफ, जब बच्ची 20 से 25 हफ्ते तक की होती है माँ के पेट में, तब जो है उगोनिया लगभग माइटोसिस करके संख्या बढ़ा के अपनी 6 से 7 मिलियन तक बढ़ा लेती है। उसके बाद क्या होती है, ये जितनी भी उगोनिया है ये जो है ग्रोथ करने की कोशिश करती है, यानी कि अपनी साइज बढ़ाती है, न्यूट्रिशन लेके आसपास से, स्ट्रोमा जो होता है ओवरी का, वहां से जो न्यूट्रिशन लेके अपने साइज बढ़ाती है। तो जो साइज बढ़ा लेती है जो उगोनिया, उनको बोलते हैं प्राइमरी oocytes। देखिए सभी की सब, जितनी भी 6 से 7 मिलियन तक ये उगोनिया है, ये सभी की सभी अपना साइज नहीं बढ़ा पाती, कुछ ही बढ़ा पाती है, बाकी नहीं बढ़ा पाती, बाकी जो है छोटी रह जाती है। और ये छोटी जो उगोनिया रह जाएंगी उनका क्या होगा, ये पढ़ेंगे हम ग्राफियन फॉलिकल का जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब। तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने कहा कि बहुत सारी, कुछ तो क्या है साइज में बड़ा, अपने साइज बढ़ा लेती है, और बाकी कैसी रह जाती है, छोटी रह जाती है। ये बाद में हम पढ़ेंगे, जो छोटी उगोनिया रह जाती है जो अपना साइज नहीं बढ़ा पाती, बाद में फॉलिकल सेल्स की तरह डेवलप होंगी, जो ओवा के चारों तरफ, इस oocyte के चारों तरफ इकट्ठी होके फॉलिकल सेल्स बनाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर वो बाद में देखेंगे। अभी तो उगोनिया, मैंने क्या कहा, जो उगोनिया है, मैक्सिमम उगोनिया जो है अपना साइज नहीं बढ़ा पाती, कुछ ही बढ़ा पाती है, और जो अपना साइज बढ़ा पाती है उनको बोलते हैं प्राइमरी oocyte।
जब हम पढ़ेंगे फॉलिकल का डेवलपमेंट तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, ठीक है। तो ये बन गई, ये कब बन रही, ये सब जन्म से पहले चल रहा है, अभी ध्यान रखिएगा। मैं बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक जन्म तक है, कहाँ से जन्म के बाद हुआ है, बर्थ के बाद। तो अब इन प्राइमरी oocyte के अंदर ही पहला मियोसिस, पहला जो मियोटिक डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि जब आपको पता है मियोसिस फर्स्ट जो है, चाहे मियोसिस फर्स्ट हो या सेकंड हो, 4 फेसेस होते हैं, 4 स्टेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी भी 5 स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुई प्राइमरी oocyte के अंदर, और ये प्राइमरी oocyte कहाँ है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, जो बताएगी। तो प्राइमरी oocyte में हमारी क्या शुरू हुई, और प्राइमरी oocyte में भी कितना, अभी देखिए अभी कितना है, 2n = 46 है। ये भी कैसा है, डिप्लॉइड है, XX इसके पास पेयर है क्रोमोसोम का। मियोसिस फर्स्ट शुरू हुई, लेकिन मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट था, और उसकी भी कौन से स्टेज में आपको बता दूं, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर ये मियोसिस फर्स्ट रुक जाएगा। यानी कि मियोसिस फर्स्ट शुरू हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर यहां तक भी आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी oocyte ही कहलाएगा। तो ये भी क्या है, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन मियोसिस फर्स्ट। तो ये भी यहां तक प्राइमरी oocyte ही आपका कहलाएगा। तो ये प्रोफेज फर्स्ट में फंस चुका है, रुक चुका है। तो यहां से लेके यहां तक जो है हमारा, ये बिफोर बर्थ चल रहा है, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले का ये पार्ट हुआ, यहां से यहां तक। क्या तक क्या पढ़ा हमने, कि बर्थ से पहले तक, ठीक है, हमारा जो है, जो प्राइमरी oocyte है वो प्रोफेज फर्स्ट ही डिप्लोटीन स्टेज में फंस चुकी है। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जब जन्म हुआ तो बच्चे की ओवरी के अंदर जो हमारे क्या है, हमारी जो प्राइमरी oocyte है, क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte है, जो कि प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में फंसी हुई है, उस स्टेज में लेके एक बच्ची जन्म लेती है, ठीक है। एक यहां तक क्लियर है बात। तो ये बर्थ से पहले है, तो प्राइमरी oocyte तक हम पहुंचे, ठीक है। अब होगा क्या कि जो ये हमने क्या कहा था कि ओवोनिया 6 से 7 मिलियन है, जब ये बच्ची कितने की थी, 20 से 25 वीक की थी, और जन्म लेते लेते जब वो पूरी फुल टर्म 9 मंथ्स की जब जन्म लेती है बच्ची, तब उस टाइम पर ये घटकर कितनी हो जाती है, 2 मिलियन तक रह जाती है। यानी कि प्राइमरी oocyte जो हमारी बचती है वो लगभग आप कहीं पर लिखा मिलेगा 2, कहीं पर लिखेगा 2.5 मिलियन तक ये बचती है। यानी कि एक बच्ची जब जन्म लेती है तो जब 6 से 7 मिलियन ना रह के, क्योंकि सभी, मैंने क्या कहा था कि सभी डेवलप नहीं होती प्राइमरी oocyte में, कुछ ही हो पाती है। तो ये सब जितनी बचती हैं 2 से 2.5 मिलियन के आसपास, 20 से 25 लाख के आसपास जो है हमारी प्राइमरी oocyte के साथ में एक बच्ची जन्म लेती है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद में बच्चा जो है, वो बच्ची जो है बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक 11-12 साल की एज तक जब बड़ी होती है, तो उस बीच में ये 2 मिलियन से 2.5 मिलियन तक की जो प्राइमरी oocytes हैं, ये इनमें भी क्या होता है, मैक्सिमम की डेथ हो जाती है, ठीक है, मैक्सिमम की डेथ हो जाती है। और ध्यान रखिएगा कि जितनी भी oocyte लेकर एक बच्ची पैदा हुई है, जन्म के बाद उसमें कोई और नई उगोनिया, नई प्राइमरी oocyte नहीं बनेगी, जितनी लेके आई है उतनी ही उसमें रहेंगी, ठीक। तो प्राइमरी oocyte कितनी, 2 से 2.5 मिलियन के आसपास ये लेकर पैदा हुई है, और मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में रुकी हुई है। अब यहां से होगा क्या कि जब बच्चा जन्म ले चुका है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो है, ये 2 मिलियन से भी में मैक्सिमम जो हमारी प्राइमरी oocyte है वो मरना शुरू हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, और प्यूबर्टी आते आते सिर्फ 60 से 80 हजार प्राइमरी oocyte ही हमारी बचती हैं। प्राइमरी oocyte या बोले प्राइमरी फॉलिकल्स ही हमारे प्रत्येक ओवरी में हमारी बचती हैं प्यूबर्टी जब आती है। जब तक प्यूबर्टी मतलब जब उसमें पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो, पहली साइकिल जब स्टार्ट होगी, पहली बार जब ब्लीडिंग आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, फ्लो आएगा, तब तक जो है उसके पास में 60 से 80 हजार ही बचती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्राइमरी oocyte डीजनरेट ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी। जब ये मैक्सिमम भाई 2 से
2.5 मिलियन के आसपास थी, बची सिर्फ 60 से 80 हजार है, मैक्सिमम डीजनरेट होगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर अटरेशिया। एक तरह से हम सिंपल भी बोल सकते हैं, जब भी फॉलिकल डीजनरेट होगा या मरेगा उस प्रोसेस में हम फॉलिकुलर अटरेशिया यूज करेंगे। तो आपका जन्म से लेके प्यूबर्टी तक मैक्सिमम डीजनरेट हुई, और जब प्यूबर्टी पे एक बच्ची पहुंचती है, पहली बार जब उसको फ्लो आएगा, तब उसके पास में कितनी है? 60 से 80 हजार के आसपास ही प्राइमरी ओसाइट या प्राइमरी फॉलिकल उसकी ओवरी में बचती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये 60 से 80 हजार जो है, ये जितनी भी प्राइमरी ओसाइट है सारे की सारे 60 से 80 हजार के आसपास ही ओवा बनाएंगे ना। अभी भी क्या होता है, 60 से 80 हजार जो प्राइमरी oocyte है, जो किस स्टेज में रुके हुए हैं? वो रुके हुए हैं प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में। इनमें से भी मैक्सिमम खत्म हो जाएंगी और सिर्फ बचती है कितने के आसपास? 400 के आसपास ही हमारी जो है पार्टिसिपेट करती हैं। प्रत्येक जो है महीने में, हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, फ्लो आता है, उसमें सिर्फ 400 से लेके 450 तक ही पार्टिसिपेट कर पाती है। और ये 400 से 450 का अगर हम एक कैलकुलेशन करें तो ये लगभग 45 से 50 साल तक ही एक लेडी इसको खींच सकती है ओवा, क्योंकि हर महीने एक ही ओवा रिलीज होता है, तो 45 से 50 साल तक ही ये चल पाते हैं, उसके बाद में नहीं रहते। यही रीजन है कि 45 से 50, 45 टू 50 की एज तक जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो एक लेडी के अंदर रुक जाता है। तो इसमें से हमने क्या कहा, 60 से 80 हजार तक जो हमारे प्राइमरी oocytes है, फॉलिकल्स हैं, उसमें से जो है 400 या 450 के आसपास को ही जो है मौका मिल पाता है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करें, बाकी सब खत्म हो जाते हैं वो भी। ठीक है जी, तो 400 450 के आसपास रहते हैं। अब ये 400 से 450 जो आपके प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल है, हम पढ़ेंगे तो इस बीच में क्या होगा, जब प्यूबर्टी आ चुकी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करेगी, 28 दिन की जो होती है, उसी बीच में क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनेगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ठीक है ना, ये सब चीजें होती है। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर बन जाता है, और ये कब बना? देखो, प्यूबर्टी आने के बाद। ठीक है, जब उसके साइकिल स्टार्ट होती है। अब साइकिल स्टार्ट हुई है तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है तो जाहिर सी बात है, ग्राफियन फॉलिकल में जो आपका सेकेंडरी oocyte रहता है, तो उसमें भी कितने हैं? 2n = 46 क्रोमोसोम डिप्लॉयड होता है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, सेकेंडरी oocyte बना एक, तो ये बड़ा होता है, दो अनइक्वल सेल में डिवाइड होती है। एक तो बड़ी जो सेल होती है उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, जिसके अंदर कितने हैं? 22 + x यानी कि 23 क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड होगा ये। इसमें जो है अनइक्वल तरीके से डिवाइड होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म की अमाउंट काफी ज्यादा होती है। जबकि दूसरा जो सेल बनती है वो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, जिसमें भी 23 क्रोमोसोम है, या इसको पोलोसाइट भी कह सकते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म की अमाउंट बहुत ही कम होती है, इसलिए ये डी जनरेट हो जाता है, क्योंकि भाई इसके पास में फूड वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर ये बनने की कोशिश भी करेगा तो देखो, जितने भी फूड न्यूट्रिएंट होते हैं सब कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। तो जब साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा तो आगे चल के अगर ये ओवा बन भी गया तो जो बच्चा बनेगा तो उसको न्यूट्रिएंट्स इनिशियल स्टेज में कहाँ से देगा? नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें साइटोप्लाज्म बिल्कुल ही नहीं होता, नील होता है, डीजनरेट हो जाता है। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर ये क्या है कि अगर हो सकता है कि अगर ये डिवाइड भी करे, मियोसिस सेकंड करने की कोशिश भी करे, अगर दो सेल यहाँ से दोबारा बन भी गई तब भी वो डीजनरेट हो जाएंगी, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, या तो डिवाइड करेगा या सीधा ही हमने लिख दिया डीजनरेट कर जाएगा। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद में मियोसिस सेकंड शुरू होती है, जो कि इक्वेशनल डिवीजन है। इसमें रिडक्शन नहीं होता क्रोमोसोम का, माइटोसिस की तरह होती है मियोसिस सेकंड। अब यहाँ से मियोसिस सेकंड होती है शुरू, लेकिन प्रोफेज सेकंड हुआ। प्रोफेज सेकंड के बाद में मेटाफेज सेकंड शुरू हुआ। और आपको पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मेटाफेज का जो मेन फीचर है वो है स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट होना। स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद में क्रोमोसोम उस पर अटैच होते हैं। तो यहाँ पर मेटाफेज सेकंड के अंदर ये रुक जाता है। रीजन इसका मैं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा, फॉलिकल का जब डेवलपमेंट होगा तब बताऊंगा। अभी भी बता रहा हूं कि जो सेल के अंदर आपके स्पिंडल बनते हैं, ये एक्चुअल में स्पिंडल नहीं बन पाते।
रीजन क्या है कि इस ओवम के पास यानी कि सेकेंडरी oocyte के पास में अपना सेंट्रियोल नहीं होता, और सेंट्रियोल का मेन फंक्शन होता है स्पिंडल फॉर्मेशन करना। अब ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है ये तब पूरी होगी जब स्पर्म आएगा, और स्पर्म के बाद पहले स्पर्म में हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल्स होते हैं, तो सेंट्रियोल वो अपना इसको देगा, तब जाके स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, और तब जाके यहाँ पर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, इससे पहले नहीं होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवुलेशन जब होगा, जब ओवा फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, तो वहां पर अगर फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइज स्पर्म आ गया, उसने अपना सेंट्रियोल दे दिया, तो मियोस बेटाफेस में स्पिंडल बन जाएंगे, फिर एनाफेस, फिर टीलोफेस करके मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि ओवम बनेगा हैप्लॉइड, और एक क्या बनेगा सेकंड पोलर बॉडी, वो भी 23 क्रोमोसोम के साथ। अब आप सोच रहे होंगे फर्टिलाइज हो गया तो 46 क्रोमोसोम लिखना चाहिए। देखिए इनिशियली क्या होता है, जब ओवा के जब सेकेंडरी oocyte है, जब यहाँ पर क्या होगा कि पहले जब सेल डिवाइड करती है, तो इसी में क्या होगा, सबसे पहले क्या है कि जो सेकंड पोलर बॉडी है स्टार्टिंग में इसी के साथ चिपकी रहती है, तो स्टार्टिंग में दो अलग अलग जो है न्यूक्लियस यहाँ पे बनते हैं, और बाद में यानी कि ओवा का जो न्यूक्लियस है वो बाद में ये होने के कंप्लीट होने के बाद में जो स्पर्म का न्यूक्लियस है तब जाके इसके साथ में फर्टिलाइज करता है। यानी कि फर्टिलाइज एक तरह से बोले कि स्पर्म आया है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके तब दो सेल बनी, और उसके बाद में स्पर्म का न्यूक्लियस जाके तब जाके इस ओवा के न्यूक्लियस के साथ में वो फ्यूज होके तब बनाता है 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये उजू का तो जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे उसको, वो क्या होगा, वो देखो सेकेंडरी oocyte जो होता है वही, देखो सेकेंडरी oocyte है, यही आता है हमारा फैलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। नॉर्मल जो फ्लो होते हैं ना, ब्लीडिंग फेस आता है, उसमें सेकेंडरी oocyte ही आएगा फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस से होता होता वेजाइना के थ्रू वो बाहर खत्म हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यानी कि डीजनरेशन उसका हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि ये वाली जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक बर्थ से थी, ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी थी, और यहाँ से लेके फिर उसके बाद में पूरी यहाँ तक जो है ये जो है प्यूबर्टी के बाद हर महीने होने वाली जो प्रोसेस है वो ये है। तो ये तो था अपना, हमने प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte जो है कैसे बनती है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल में कैसे बनेगा, प्राइमरी प्रिमोर्डियल फॉलिकल क्या है, प्राइमरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, टर्शरी फॉलिकल क्या है, ग्राफियन फॉलिकल क्या है, और जानेंगे कि किस फॉलिकल में कौन सी oocyte है, प्राइमरी oocyte है कि सेकेंडरी oocyte है, कौन सा है। तो उसको देखते हैं अभी डायग्राम की फॉर्म में। देखिए दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं जो कि है फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकल कैसे बनेंगे, प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनेगा, सेकेंडरी, टर्शरी, और फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनेगा। तो देखिए जो स्टार्टिंग में जब इनिशियल स्टेज में जब फॉलिकल बनना शुरू होता है, ठीक है, यानी कि जब ऊगोनिया जो है माइटोसिस से नंबर में इंक्रीज करती है, तो बहुत सारी सेल जो है ऊगोनिया फिर क्या करती है, साइज में इंक्रीज होके क्या बनाती है, प्राइमरी oocyte बनाती है। बाकी जो सेल आपकी बाकी की जो ऊगोनिया है, मतलब जो ऊगोनिया है जो बड़ी नहीं हो पाती साइज में, वो क्या करती है, वो जैसे प्राइमरी oocyte है तो उसके चारों तरफ इस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। इन सेल्स को जो इसके चारों तरफ ये फ्लैट होकर जो है कॉलमिनर फ्लैट होकर एक घेरा बना लेती है, इसकी तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है। इन सेल्स को फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, और इस तरह के कंप्लीट स्ट्रक्चर को प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, ये क्या है, फॉलिकुलर सेल। एक्चुअल में वो ओगोनिया जो डेवलप होके साइज बड़ा होके न्यूट्रिशन लेके बड़ी नहीं हो पाई, वो आसपास की सेल है। प्लस साथ में क्या होती है, स्ट्रोमल सेल्स होती है, जो बाकी स्ट्रोमा में बाकी जो स्ट्रोमल सेल्स होती है वो भी आसपास इकट्ठी हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं यहाँ पर, ये प्रोलिफरेशन होता है इनके अंदर। क्या होता है, प्रोलिफरेशन, यानी कि ये साइज में संख्या में अपनी बढ़ती है। बढ़ने के बाद में कम से कम इस तरह की ये जो 6 से 7 लेयर्स बना लेती हैं सेल्स की। इन सेल्स को, फॉलिकुलर सेल्स को, अब आप हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं, कि ग्रेनुलर मतलब दानेदार। तो इस तरह के सेल को क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। और पूरी पूरी जो लेयर ये बन जाती है इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा लेयर, ग्रेनुलोसा लेयर बोलते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं ग्रेनुलोसा लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, जिनको हम ग्रेनुलोसा सेल्स भी कहते हैं।
इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है जी, इसके अंदर प्राइमरी oocyte है। और ये भी स्ट्रक्चर कहाँ तक है, ये जन्म तक है, जब तक जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, जन्म तक है, जन्म बर्थ से पहले तक का है, बर्थ तक है। तो ये जो है यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसी में क्या है, हमारा प्राइमरी oocyte है, जो कि प्रोफेज के प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में ये स्ट्रक्चर ही अटका हुआ होता है और लगभग 2 मिलियन के आसपास होती है। और जब बर्थ होता है तो मैक्सिमम जो है बर्थ से लेकर बर्थ तक जो है 2 मिलियन तक होती है, और बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक मैक्सिमम डीजनरेट हो जाती हैं। 60,000 से 80,000 जो बचती है प्यूबर्टी तक, वो यही स्ट्रक्चर बचता है, प्राइमरी फॉलिकल बचता है, यही वाला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से कनेक्शन मिल रहा है आपको, पहले जो किया था अभी जो किया कनेक्ट हो रहा है यहाँ से। तो प्यूबर्टी तक यही स्ट्रक्चर बचता है प्राइमरी फॉलिकल का। उसके बाद में क्या होगा कि मैक्सिमम जितनी आपकी डीजनरेट होगी हो चुकी है, और जो 60 से 80,000 जो बचती है प्यूबर्टी में, अब वही जो होंगी आगे चल के उनमें ग्रेनुलोसा सेल्स में, उन्हीं की ग्रेनुलोसा सेल्स में और ज्यादा प्रोलिफरेशन होता है और ज्यादा उसमें लेयर बननी शुरू हो जाती है। जब और ज्यादा लेयर बन जाती है तो यही जो ग्रेनुलोसा लेयर है ये और ज्यादा मोटी हो जाती है, और वो बहुत सारी लेयर आ जाती हैं। तो इसको क्या देखिए क्या नाम लिखते हैं लेयर को, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, या सिंपल बोलते थे ग्रेनुलोसा लेयर। तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा इसको कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, फॉलिकल की सेल्स हैं जो प्रोलिफरेशन से बनी है। अब इसी बीच में क्या है कि देखिए धीरे धीरे ये क्या है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो आसपास की जो स्ट्रोमल सेल्स होती है, आसपास में ये स्ट्रोमा के ओवरी के स्ट्रोमा में चल रहा है ये काम सब। तो आसपास के किनारे पे जो स्ट्रोमल सेल्स हैं वो क्या, जैसे ये बढ़ रहा है तो आसपास की सेल्स क्या हो जाएंगी, कॉम्पैक्ट हो जाएंगी। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं एक कमरे में इकट्ठे हैं, बीच में अगर हम क्या कर दे, कुछ वहां पे बैलून रख के, उसको बहुत बड़ा बैलून रख के हम बीच में, जैसे कमरा है एक, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो बीच में मैं क्या करूँ, अगर एक बैलून रख के बड़ा सा उसको फुलाने लगूँ, तो फुलाने लगूँ तो क्या होगा, ये बच्चे क्या हो जाएंगे, ये साइड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी। और बाकी का जो मान लीजिए कुछ सामान यहाँ पे है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि ये जो साइड में जाती है तो आस पास की जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये थीका लेयर यहाँ पे डेवलप होती है। इस थीका लेयर में आप अगर जूम करके यहाँ दिखाते हैं, तो ये जो अंदर वाली जो लेयर है ये भी 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है आगे चल के। जब एक पूरा ग्राफेन फॉलिकल बन जाएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो है ये अंदर वाली थीका इंटरना बोलते हैं, जो आगे चल के एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगी आगे चल के, जो कि साइकिल में हेल्प करेगा। ठीक है, डेवलपमेंट में फॉलिकल के हेल्प करता है। और बाहर वाली जो लेयर है इसकी वो थीका एक्सटर्ना है। तो एक्चुअल में रियलिटी में क्या है, जितनी भी ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर है, या बोले ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, या कहें कि फॉलिकुलर सेल्स है, एक्चुअल में क्या कर रही है, ये oocyte जो अंदर है उसकी सुरक्षा कर रही है, उसको प्रोटेक्शन दे रही है। क्योंकि एक ही जाके डेवलप होगा तो उसको पूरी तरह से एक तरह से प्रोटेक्शन दे रही है पूरा ये। इसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब ये सेल्स हैं आपस में कॉम्पैक्ट होती है, खिंचती है बाहर को, रीअरेंजमेंट होता है सेल्स का, तो जो बीच का जो गैप होता है वो इस तरीके से धीरे धीरे कैविटी डेवलप होने लगती है। इस तरीके से इस कैविटी को एंट्रम बोलते हैं, जो आगे चल के और ज्यादा बड़ी होने लगती है। और इसी कैविटी के अंदर जो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं ये अपना सीक्रेशन इसमें डालती रहती हैं, प्लस साथ में थीका जो लेयर है वो भी अपना सीक्रेशन इसमें भरती रहती है। तो इसमें फ्लूइड भर जाता है। तो बाद में हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये कैविटी कैसी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। जब ये पूरी तरह से बन जाती है तो यही हमारी इंडिकेट करती है कि ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या है हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो यही पहचान बनाती है कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है जब ये पूरी बन जाती है। तो यहां से वापस आते हैं इस पे। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी क्या है, प्राइमरी oocyte। अब यहां से क्या होगा, ये जो कैविटी है धीरे धीरे सेल्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, और ये जो बाहर की जो लेयर है थीका इंटरना एक्सटर्ना, ये अच्छे से डेवलप हो रही है, ये सेपरेशन साफ दिखाई दे जाता है। और ये जो आपकी जो एंट्रम है ये धीरे धीरे क्या होगी,
ये धीरे धीरे एंड और ज़्यादा सेल आपस में इधर इधर कॉम्पैक्शन होती है, बीच में गैप बढ़ता जाता है, और ये गैप जैसे ये आपस में मिल गया तो ये बड़ा हो रहा है गैप, इसको एंट्रम बोलते हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसके अंदर फॉलिकल अपने सेल्स अपना सीक्रेशन करती है, प्लस थीका की जो सेल्स है, जो लेयर है, वो भी अपना सीक्रेशन यहाँ पे करती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो कहलाता है टर्सरी फॉलिकल कहलाता है। और इसी दौरान क्या होता है, जो मियोसिस फर्स्ट, ये प्यूबर्टी के बाद में जो है जो प्यूबर्टी के बाद में ये बनना शुरू हो जाता है, तो इसी दौरान क्या होता है, अपना जो मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो टर्सरी फॉलिकल है यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बन जाता है। और इसी दौरान सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ क्या डेवलप हो जाती है, ये जो लेयर डेवलप हो जाती है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जो कि आगे चल के जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे वहां पे इसका रोल आएगा। यही जोना पेलुसिडा लेयर ऐसी है जो पॉलिस्पर्मी को रोकती है, एक से ज्यादा स्पर्म को एंटर करने से रोकती है। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर हुआ टर्सरी फॉलिकल। अब उसके बाद में देखते हैं तो आगे चल के और ज्यादा ये कैविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये पूरी बड़ी हुई कैविटी इंडिकेट करती है कि ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है, हमारा सेकेंडरी oocyte है। ठीक है जी, और सेकेंडरी oocyte क्या डेवलप कर लेता है अपने चारों ओर, ये जोना पेलुसिडा लेयर डेवलप कर लेता है, और इसी की चारों तरफ बाहर की लेयर थीका एक्सटर्नल, और अंदर वाली जो है यहाँ पर ये थीका इंटरना होती है। अब यहाँ से ये तो हुआ आपका डेवलपमेंट, और इसी दौरान क्या होता है, जब साइकिल हम पढ़ेंगे तो 14th डे के आसपास, 28 दिन की अगर साइकिल होती है तो 14th डे के आसपास जो है ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा। और फटने के बाद में यहाँ पर मैं बना देता हूँ, फटने के बाद में क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte जैसे मैंने बनाया इस तरीके से ये फट चुका है। ठीक है, ये फट गया यहाँ से, मान लीजिए इस तरीके से, और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये इस तरीके से बाहर आ गया, और ये क्या है, लेयर इस पे जोना पेलुसिडा। जब ये फट के बाहर आता है तो कुछ यहाँ पर जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो भी इसके साथ में यहाँ पर आ जाती है। फटने के बाद में कुछ सेल्स भी यहाँ पर आ जाती है, ये वाली, और ये जो सेल्स यहाँ पर फटने के बाद में आ जाती है ग्रेनुलोसा, इन्हीं को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, जो बाद में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जो हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन में। तो ये क्या है एक्चुअल में, कोरोना रेडिएटा। ये ग्राफियन फॉलिकल फटने के बाद जो ये आपकी सेल्स बाहर निकल के आती है साथ में, वो इसकी आसपास सेल रह जाती है। बचा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, ये वाला बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, इस तरह का एक एंडोक्राइन टिश्यू होता है जो आगे चल के प्रोजेस्टेरोन, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब वहां पर इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो कि प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंडोमेट्रियम मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ये क्या है, थोड़ी साइज में बड़ी होती है, और धीरे धीरे इन सेल्स के अंदर क्या है, एक पीले कलर का पिगमेंट जिसको बोलते हैं ल्यूटीन, गोल्डन येलो कलर का ल्यूटीन जो है पिगमेंट यहाँ पर डेवलप हो जाता है, येलो गोल्डन कलर का, जिसकी वजह से इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और आगे चल के यही क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी अगर है तो ये आखिरी तक बना रहता है स्ट्रक्चर, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा, एंडोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन रोकता रहेगा, बच्चा बना रहेगा गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये 14th डे पर अगर बना है तो उस पर +9 जोड़ दीजिए, 23 डेज तक बना रहेगा। उसके बाद में अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये डीजनरेट हो जाएगा और एक वाइट बॉडी बनाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस बनाएगा, इसको बोलते हैं वाइट बॉडी। और उसके बाद में जब पूरा ये खत्म हो जाएगा तो 25 दिन इसको पूरा कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होने में लगते हैं, तो 23, 5, 28 मैं पूरी डिटेल इसको, ये वाली जो पार्ट है मैं इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताऊंगा। तो ये वाइट बॉडी बन जाती है, 28 डेज के बाद प्रोजेस्टेरोन रिलीज कम हो जाता है, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन दोबारा स्टार्ट हो गए, नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेन फोकस आपको क्या करना है, प्राइमरी प्रोमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, इन सब में क्या है, प्राइमरी oocyte है। जबकि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है, हमारा सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आपका पूरा oogenesis की प्रोसेस। आप आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आई हो। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं जवाब दूंगा। और वीडियो में एक एक पॉइंट अगर आपको क्लियर हुआ हो, वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।